Good morning, students. So we are back after a break of 1 week, in fact more than a week. अभी तक जो हमने किया था बेटा, जो लास्ट हमने टॉपिक किया था दैट वाज ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, जहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर, आई होप आप लोगों ने कल का दिन इसको यूटिलाइज़ किया है पहले की एंट्रीज को रिवाइज करने में, जहाँ पे आप ये देखा था व्हेन कैश इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया तो बैंक में तो पैसा आ गया, लेकिन डिपॉजिट कराया है तो कैश तो मेरे यहाँ से बाहर चला गया। अब बैंक और कैश दोनों ही मेरी एसेट हैं, दोनों पे ही मेरा रियल अकाउंट का रूल लगेगा, जो कि ये कहता है कि जब पैसा आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब इस केस में कैश जब हम बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं तो कैश बाहर जा रहा है और बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक में आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश बाहर जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऐसे करके हमने ये सारी ट्रांजैक्शंस की थी। अगर आपको रिवीजन करनी है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पहले पिछले वाला टॉपिक रिवाइज करो, उसके बाद आज के टॉपिक को आप कवर करना। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। आज हम 2 टॉपिक करने वाले हैं, ओपनिंग एंट्री एंड एक बैड डेट्स। तो पहले हम देखते हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री बेटा क्या होती है, हर साल हम अपने बिजनेस को करते हैं। मान लो हम अपना फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं 1 अप्रैल से। मान लो मेरा जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ, तो वो 31 मार्च 2020 साल हो गया, पूरा 12 महीने आ गए इसमें। अगला जो साल शुरू होगा वो मेरा 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा और वो ख़त्म होगा 31 मार्च 2021। इस टाइम पे जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो ये वाला चल रहा है, अप्रैल मई जून मई चल रहा है। इनफैक्ट अभी हमारा 2nd मंथ चल रहा है हमारे फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, एक साल जब आपने बुक्स क्लोज की 31 मार्च 2020 को, हमारा ईयर ये चलता है। यूजुअली जो हमारा कैलेंडर ईयर होता है वो तो ये होता है ना 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, वो ना फॉलो करके हम ये फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर जिसको आप बोल देते हो। तो अब अकाउंटिंग ईयर में 31 मार्च 2020 को आपने अपने अकाउंट्स क्लोज कर लिए, आपने एनालाइज कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाकर कि इस पर्टिकुलर साल में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ या मेरी बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है। अब वो जितने भी बैलेंसेस, मान लो इस साल में आपकी मशीनरी जो एंड में आकर बची है वो 1 लाख की है, उसके बाद आपके पास डेटर्स आपके बचे हैं 20,000 के। जितनी भी एसेट, जितनी भी लायबिलिटीज़ जो बैलेंस शीट आप बनाते हो वो एज इट इज़ अगले साल में ओपनिंग बन जाती है, वो यहाँ बन जाएगी। ऑब्वियसली 31 मार्च 2020 के बाद 1 अप्रैल 2020 ही तो आएगा, बट वो यहाँ से हमारा ये ईयर ख़त्म हो गया और यहाँ से हमारा अगला साल स्टार्ट हो गया। अब अगला साल जब स्टार्ट होता है तो साल के शुरू में जो पहली एंट्री आप करते हो उसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री, ठीक है। अब वो ओपनिंग एंट्री जो हम करते हैं, वो ओपनिंग एंट्री में हम वो बैलेंसेस लेते हैं जो पिछले साल के एंड में मेरे पास बचे थे, चाहे वो मेरी एसेट्स थी, चाहे वो मेरी लायबिलिटीज़ थी, वो जो भी मेरे पास एंड में बचा था वो सारा का सारा यहाँ पे एंड हुआ। और यहाँ पे आपका, जिसको आपने अभी पढ़ा होगा, कैरिड फॉरवर्ड और कैरिड ब्रॉड फॉरवर्ड, देखा आपने जर्नल एंट्रीज में कहीं कहीं लिखा होता है CF और BF। ऐसे लिए हम इनके लिए लिखते हैं, जब आप अकाउंट्स को क्लोज कर रहे होते हो तो हम लिखते हैं CD, कैरिड डाउन, कैरिड डाउन। अगले साल आप ले गए उसको, नेक्स्ट ईयर के लिए आप ले गए। और जब आप यहाँ लिखते हो तो यहाँ हम लिखते हैं BD, ब्रॉट डाउन। यहाँ हम लिखते हैं कैरिड डाउन, जब आप अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हो उनको नीचे कैरी करके लेकर जा रहे हो। और यहाँ जब आप वो आ जाते हैं तो उनको हम लिखते हैं ब्रॉट डाउन, जिनको हम ऊपर से नीचे लेकर आए हैं तो ये ब्रॉट डाउन हो जाते हैं। तो फिर जितने भी ब्रॉट डाउन बैलेंसेस हैं इनकी जो हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी होती है दैट इज़ कॉल्ड योर ओपनिंग एंट्री। अब हम देखते हैं ओपनिंग एंट्री कैसे करनी होती है। अब देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ गोपाल ऑन 1 अप्रैल 2018, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स। डेटर्स में आपको 47,000 दे रखा है, ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर रखा है। डेटर्स में मुझे क्या पता कौन से वाला डेटर, डेटर्स भी तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो इन्होंने आगे एक्सप्लेन कर रखा है, जिसमें से अशोक है जिसने 12,000 देने हैं, पवन है जिसने 15,000 देने हैं, और विवेक है जिसने आपके 20,000 देने हैं। इन सब का जब आप टोटल करने बैठोगे तो 47,000 आएगा। मतलब डेटर्स जो टोटल 47 है उनकी ये एक्सप्लेनेशन है कि अशोक इतना, पवन इतना, विवेक इतना, मशीनरी 60,000 रुपीज़,
ये तो हो गई मेरी एसेट्स। और लाइबिलिटीज़ में मेरे पास क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, जिनमें चमन लाल जी ने मेरे देने हैं 7,000 रुपये, ओमपाल जी ने देने हैं 13,000 मैंने देने हैं। चमन लाल जी को देने हैं 7,000 और ओमपाल जी को देने हैं 13,000 रुपीज़। और साथ में हमारी है कैपिटल 2 लाख रुपीज़। अभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमें बता दी हैं इन्होंने। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की हमने जो ओपनिंग एंट्री पास करनी है। अब एसेट्स हैं तो कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है एसेट्स का तो हमेशा, और लाइबिलिटीज़ हैं तो इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अब देखो एसेट्स हैं, सबसे ऊपर दे रखा है कैश। कैश मेरी एसेट है जिसको मैं ब्रॉड डाउन करके लाई हूँ पिछले साल से अगले साल में। कैश मेरी एसेट है तो इसको मैं कर दूंगी डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट मुझे दे रखा है इन्होंने बैंक बैलेंस, तो मैं कर दूंगी बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद इन्होंने मुझे दे रखा है स्टॉक, तो मैं कर दूंगी स्टॉक अकाउंट डेबिट। इनके अमाउंट हम साथ साथ लिख लेते हैं, 8,000 एंड 20,000। आगे इन्होंने दे रखे हैं डेटर्स। डेटर्स में आपके अशोक है 12,000 रुपये, अशोक अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज़। आगे इन्होंने दे रखा है पवन ने 15 और विवेक ने 20। पवन अकाउंट डेबिट 15,000, विवेक अकाउंट डेबिट 20,000। और साथ में इन्होंने बोल रखा है हमारे पास एक मशीनरी भी है 60,000 की। मशीनरी भी एसेट होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज़। आगे सारी डेबिट वाली बैलेंसेस। अब साथ में नीचे क्रेडिट वाले लिख दो। अब क्रेडिट वाले में क्या क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, जिसमें चमन लाल जी ने देना, हमने देना है उनको 7,000 और ओमपाल जी को देना है 13,000 रुपीज़। ठीक है जी। टू चमन लाल 7,000, टू ओमपाल 13,000 रुपीज़। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बोला है एक हमारे पास कैपिटल रखी हुई है 2 लाख की, टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़। अब देखो बेटा, मैंने एसेट्स को डेबिट कर दिया, लायबिलिटीज़ को क्रेडिट कर दिया। अब एज़ पर डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो हम डबल एंट्री सिस्टम, तो उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं ना कि जो जनरल एंट्री में आपने डेबिट आइटम की है उतनी ही क्रेडिट होनी चाहिए। ऐसा ही है, जनरल एंट्री तो तभी मानी जाएगी जब आपने ऊपर जितना डेबिट किया है क्रेडिट भी उतने से ही कर रहे हो। ये होता है कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा टोटल जो आ रहा है वो मेरा आ रहा है, मान लो एसेट्स का मेरा टोटल आ रहा है 1,89,000 रुपीज़। और जब मैं अपना लाइबिलिटीज़ का टोटल करने लगी तो मेरा टोटल आ रहा है 2,20,000 रुपीज़। अब इसका मेरा एसेट्स का मेरा टोटल आ रहा है 1,89,000 और लाइबिलिटीज़ का टोटल आ रहा है 1,29,000। यहाँ पे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर ही नहीं हुए, डेबिट कम है और क्रेडिट ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे जो दो बात मैं आपको बताने वाली हूँ उसको ध्यान रखना जब हम ये बोल रहे हैं कि कैपिटल लाइबिलिटीज़ तो आपकी ज़्यादा है, एसेट्स जो मेंशन है कुछ ना कुछ एसेट मिसिंग है, कुछ ना कुछ डेबिट होना रह गया। तो जो डेबिट होना रह गया जितने अमाउंट से, पहले तो देखो आपका अमाउंट कितना है, ये आपका अमाउंट आ जाएगा 31,000 रुपीज़। 31,000 रुपीज़ आपका जो अमाउंट है 31,000 को आपकी डेबिट होना रह गया, क्योंकि इस साइड का जो मेरा टोटल है वो 1,89,000 है और इनका जब मैंने टोटल किया तो वो आ रहा है 2,20,000। कुछ ना कुछ डेबिट होना रह गया है। तो जो डेबिट होना रह गया है दैट इज़ जब अगर आपका ऊपर कुछ बच रहा है, बैलेंस यहीं बच रहा है ना, कुछ ना कुछ डिफरेंस यहीं आ रहा है, बैलेंस यहाँ बच रहा है। अगर ऊपर कुछ बच रहा होता है तो वो हम मान लेते हैं हमारा गुडविल के नाम का है, गुडविल अकाउंट डेबिट 31,000। अब हो गया मेरा यहाँ पे 31 मैंने और ऐड कर दिया, हो गया मेरा 2,20,000 और यहाँ पे भी 2,20,000 हो गया। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। जब ऊपर कुछ बैलेंस बच रहा होता है, जो गुडविल आई है वो मेरी कहाँ से आई है, बैलेंसिंग फिगर। दिस इज़ माई बैलेंसिंग फिगर, 31,000 इज़ माई बैलेंसिंग फिगर। और वो किस नाम का आया है, वो मेरा गुडविल के नाम का आया है। क्लियर है ये।
आगे बेटा ओपनिंग एंट्री समझ में, जितनी भी एसेट्स दे रखी है उनको डेबिट करते जाओ, जितनी भी लायबिलिटीज़ दे रखी है उनको क्रेडिट करते जाओ। फिर देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हुए हैं या नहीं हुए हैं। नहीं हुए तो बैलेंस अगर यहाँ बच रहा है हमारा, तो एसेट साइड में बच रहा है, तो मतलब वो किस नाम का बचेगा, वो हमारा गुडविल के नाम का बचेगा। ठीक है जी। इसके अलावा लायबिलिटीज़ वाला भी आता है, वो अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ। अभी के लिए आप ये एक ही पॉइंट याद रखो, जब आपका एसेट साइड में कुछ ना कुछ बैलेंस बच रहा है, कुछ आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो वो बैलेंसिंग फिगर किस नाम की आ रही है, हमारी गुडविल के नाम की आ रही है। क्लियर है बेटा। ये ओपनिंग एंट्री जहाँ पे हमें ऐसे बैलेंसेस दे रखे थे, इनकी हमने सिंगल एंट्री पास कर दी। एसेट्स को डेबिट कर दिया, लायबिलिटीज़ को क्रेडिट कर दिया और फिर उनको इक्वल कर दिया। क्लियर है ये। अब हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बैड डेट्स। इसको कराने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए डेटर्स क्या होते हैं। डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने पैसा लेना होता है। अब जिनसे मुझे पैसा लेना है, इनकी शॉर्ट फॉर्म डेटर्स के हम बोल देते हैं डेट्स। ठीक है। अब जिनसे मुझे पैसा लेना है वो मेरे डेट्स हैं। और मान लो सामने वाला बोला जी मेरे पास तो पैसा बचा ही नहीं, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मेरी तो प्रॉपर्टी सब बिक गया और मेरे पास पैसा ही नहीं है। जो ये प्रॉपर्टी बिकने वाला वर्ड होता है ना कि जी मेरा तो बिजनेस प्रॉपर्टी सब बिक गया, मेरे पास तो यही थोड़ा बहुत पैसा बचा है, अगर आपको लेना है तो आप ले लो। जिसको आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा दिवालिया, दिवालिया निकल गया, दिवालिया। या फिर इंग्लिश में हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इंसॉल्वेंट, कि सामने वाला जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। इनसॉल्वेंट मतलब उसके पास पैसा नहीं बचा, उसकी सॉल्वेंसी ख़त्म हो गई। सॉल्वेंसी मतलब आपके पास कैश पेइंग कैपेसिटी आपकी है या नहीं है, आप पैसे देने की कैपेसिटी में हो या नहीं हो, दैट इज़ सॉल्वेंसी। एंड इफ़ यू आर नॉट इन द कैपेसिटी टू पे, यू आर इनसॉल्वेंट। जब सामने वाले का बिल्कुल दिवालिया निकल गया, उसकी प्रॉपर्टी सब बिक गई, आपके पास कुछ नहीं बचा है उसके पास देने के लिए आपको, तो उस केस में वो पर्सन जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब इंसॉल्वेंट हो गया जी, अब अगला तो बिक गया सारा, उसके पास तो पैसा बचा ही नहीं। जब बचा ही नहीं तो वो देगा कहाँ से, नहीं देगा जी। ठीक है जी, तो उसको हम नाम दे देते हैं जी, ये है बैड वाला डेट। बैड डेट वो डेट जिसने मुझे पैसे देने थे लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी वजह से मैंने उसको नाम दे दिया बैड डेट। क्लियर हो गया बेटा मीनिंग। डेटर्स जिनसे हमने पैसा लेना होता है, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में नाम दे देते हैं डेट। अब डेट अगर आपका कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंसी ख़त्म हो जाए, मतलब उसके पास पैसा नहीं बचे कुछ भी, इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी पेइंग कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है, लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है वो, तो उस केस में आपका एक वर्ड यूज़ होता है इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट मतलब कि वो पेइंग कैपेसिटी नहीं है। अब पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो बेचारा कहाँ से देगा, तो उसको हम नाम दे देते हैं बैड डेट। बैड वाला डेट, इसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। क्लियर हो गया बेटा बैड डेट्स। मान लो एग्जाम्पल आपकी बुक में ही दे रखा है, रवि हु ओड अस ₹10,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 30 पैसा इन ए रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। मान लो रवि जिसने हमें 10,000 रुपये देने थे, ठीक है जी, अब रवि ने 10,000 रुपये मुझे देने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया, हु इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 30 पैसा इन ए रुपी। रुपी में 30 पैसा, एक रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसा होता है। वो बोल रहे हैं 30 पैसा इन ए रुपी, एक रुपी में आपको जो रिसीव हुआ है वो 30 पैसा रिसीव हुआ है, मतलब 100 पे 30 रिसीव हुआ है। ये कह सकती हूँ मैं कि 30% मुझे रिसीव हुआ है। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में से 30 मुझे रिसीव हुआ है, तो 30% रिसीव हुआ है। तो अब उस केस में 30% अगर आपको रिसीव हुआ है तो उसने मुझे देने थे 10,000 रुपीज़। 30% जब मुझे रिसीव हुआ है तो 10,000 का 30% इज 3,000 रुपीज़। ये 3,000 मुझे रिसीव हो गया, देने तो थे उसने मुझे 10,000 रुपीज़, आया मेरे पास कितना है 3,000 रुपीज़, तो कैश तो मेरे पास आया 3,000 रुपीज़। इसके बाद रवि से कुछ आना ही नहीं, क्योंकि जब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो पैसा तो आना ही नहीं। तो रवि को तो मैं कितने से क्रेडिट करूँगी, 10,000 से ही, कि भैया अब ये मेरा डेटर तो बचा ही नहीं है, तो बैड वाला डेट हो गया, बैड डेट हो गया। तो अब इस केस में 3,000 तो मेरे पास आ गया, बाकी बचा हुआ 7,000 जो है वो किस नाम का मैंने डाल दिया,
बैड डेट अकाउंट। एक नया अकाउंट हमने खोल लिया, बैड डेट अकाउंट डेबिट। इसको हम डेबिट इसलिए करते हैं बिकॉज इट इज़ अ लॉस फॉर अस। जहाँ रवि ने मुझे 10,000 देने थे, रवि से मुझे सिर्फ 3,000 रुपये मिल रहे हैं, इट इज़ अ लॉस फॉर मी, तो ये बैड डेट है। तो बैड डेट है तो उस केस में 7,000 जो है वो मेरा बैड डेट अकाउंट में चला जाएगा, जिसको मैं हमेशा डेबिट करूँगी क्योंकि ये मेरा लॉस है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बता रही हूँ जिसमें एक हम ओपनिंग एंट्री करेंगे और एक मैं आपको बैड डेट्स वाली एंट्री बता रही हूँ। बाकी आप एंट्रीज खुद कर सकते हो, ओके, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत बार इनको कर चुके हैं। अब पहले हम देखते हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में देखो एसेट्स दे रखी हैं, लायबिलिटीज़ दे रखी हैं। तो एसेट्स को एज यूजुअल हम डेबिट करेंगे। कैश का बैलेंस दे रखा है, बैंक का बैलेंस दे रखा है। तो मेरी जो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी वो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से होगा मेरा, 15,000 मुझे कैश दे रखा है। उसके बाद इन्होंने बैंक का बैलेंस दे रखा है, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़। उसके बाद वो बोल रहा है स्टॉक है 40,000 रुपीज़ का। ओके जी, स्टॉक है तो ये भी एसेट है, इसको भी हम डेबिट कर देंगे 40,000 रुपीज़। आगे वो बोल रहा है फर्नीचर है 3,600 का, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3,600। आगे वो बोल रहा है डेटर्स हैं हमारे पास 24,000 के, जिसमें XYZ इन्होंने इतना इतना देना है। तो सीधा ही X अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज़, Y अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज़, Z अकाउंट डेबिट ये दे रखा है आपको 10,000 रुपीज़। अब एसेट्स की जगह एसेट्स लिख दिया। अब लायबिलिटीज़ देखो क्या क्या दे रखी है आपको। 2 में आपका आ जाएगा बैंक लोन दे रखा है 10,000 का। लायबिलिटी है मेरी बैंक लोन, बैंक से मैंने लोन लिया हुआ है, बैंक लोन अकाउंट 10,000 रुपीज़। आगे वो बोल रहे हैं क्रेडिटर्स हैं आपके 12,500 के, जिसमें अजय और विजय हैं। अजय ने इतना देना है, और तो 2 अजय अकाउंट 5,000 रुपीज़, 2 विजय अकाउंट 7,500 रुपीज़। अब कुछ मिसिंग लग रहा है। पहले तो हमें ये पता है कि ये दोनों बराबर नहीं हो रहे। अब मिसिंग क्या है भैया, बिना कैपिटल के तो कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता। अब कैपिटल तो इन्होंने हमें कहीं पे बताई ही नहीं। पिछले साल की कैपिटल भी तो बैलेंस शीट में होगी ना। तो वो जो अब हम निकालेंगे अपनी बैलेंसिंग फिगर। अब देखते हैं, टोटल करके देखते हैं हमारा इस साइड का टोटल कितना आ रहा है। मेरा इस साइड का टोटल आ रहा है 87,600 और इस साइड का टोटल आ रहा है 22,500। तो मतलब ये वाली साइड तो ज़्यादा हो गई, यहाँ तो कुछ नहीं आना, यहाँ कम है, लायबिलिटीज़ में कम है। अब लायबिलिटीज़ में वैसे ही हमारी कैपिटल मिसिंग चल रही है, तो जो बैलेंसिंग फिगर हमारी बचेगी वो किस चीज़ की बचेगी, 22,500। तो मेरा यहाँ पे बचेगा 65,100। जो बैलेंसिंग फिगर मेरी बच रही है, अगर वो नीचे बच रही है और कैपिटल नहीं दे रखी, अब नहीं दे रखी तो ये सोचकर चलना है कैपिटल के बिना कोई बिजनेस नहीं हो सकता। अब जो बैलेंसिंग फिगर है मतलब वो कैपिटल के नाम की है, दैट इज 65,100। ये कहाँ से आया मेरा, ये है मेरी बैलेंसिंग फिगर। क्लियर हो गया ये। अब हम देखते हैं आगे एंट्री, जिसमें इन्होंने बताया कि Z जो था 10,000 से मेरा डेटर था, मुझे उससे लेने थे 10,000। अब एक ये एंट्री देखो अप्रैल 10 की, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम Z 2,000 रुपीज़। मुझे Z से चेक मिला अप्रैल 10 को, Z से मुझे चेक मिला। अब चेक मिला, याद है हमने वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स जब की थी, जब चेक हमें मिलता है, जब तक हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करा देते तब तक मैं नहीं मानूंगी कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। सिर्फ चेक ही आया है ना, अभी इन्होंने साथ में ये तो नहीं बताया कि मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू Z, कितने का दिया है उसने मुझे, 2,000 का चेक दिया है, तो मैंने 2,000 से उसको डेबिट कर दिया। चेक इन हैंड, यही अगर सीधा वो मुझे कैश दे देता तो मैं चेक इन हैंड ना करके यहाँ पे क्या कर दी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू Z। Z से मुझे 2,000 रुपये मिल गए। Z ने मुझे देने कितने थे, 10,000 रुपीज़, 2,000 उसने मुझे दे दिए। जहाँ Z को मैंने डेबिट कर रखा था 10,000 से, अब मैंने उसको 2,000 से तो क्रेडिट कर दिया, मतलब 2,000 से तो वो कैंसिल हो गया। अब वो बचा कितने से मेरा डेटर, 2,000 का तो उसने मुझे चेक दे दिया। अब वो मेरा 8,000 से डेटर बचा हुआ है। अब देखो बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन,
अप्रैल 12 को चेक रिसीव फ्रॉम जेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पहले तो इसी की कर लेते हैं। अप्रैल 12 जो चेक मुझे जेड से मिला था वो मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। जब मिला था तो मैंने क्या किया था, उसको एक अकाउंट खोल दिया था, चेक इन हैंड। अब वो चेक इन हैंड मेरे हाथ से निकलकर बैंक के पास चला गया। तो मैं बैंक के पास चला गया तो बैंक वाले मेरे खाते में ही तो डालेंगे, अपने पास थोड़ी रखेंगे। तो बैंक में चला जाएगा वो पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज टू, कहाँ से पैसा कहाँ से आया मेरे बैंक में, जो मेरे पास चेक इन हैंड रखा हुआ था उससे पैसा आया। या मैं जेड का नाम नहीं लिखूंगी, जेड ऑलरेडी जितने से डेबिट था, जितने का उसने चेक दिया मैं उसको क्रेडिट कर चुकी हूँ, जेड खत्म हो गया। अब जो चल रहा है, मैंने अकाउंट खोला था नया चेक इन हैंड। अब चेक इन हैंड जो मैंने वो भेज दिया बैंक में, तो मेरे अकाउंट में तो पैसा आ गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और मेरे यहाँ से बाहर क्या चला गया, तो चेक मेरे हाथ में था, टू चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपीज। ठीक है जी। अब देखो बेटा, अप्रैल 20 को जेड बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसा इन रुपी कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। एस्टेट मतलब उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी सब था वहां से, बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जेड जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब पहले तो देखो, और मुझे कितना मिला, 40 पैसा इन रुपी। 100 रुपए में 40 पैसा, 100 रुपए में 40 पैसे का मतलब ये हुआ 40% मिला। अब किसका 40%? जेड ने मुझे देना था 10,000, 10,000 का 40% नहीं निकालूंगी मैं। यहीं पे गलती करते हैं बच्चे। 10,000 का 40% ना निकाल कर, वो 10 में से मुझे 2,000 ऑलरेडी दे भी तो चुका था बेचारा पहले। अब दे चुका था तो वो थोड़ी ना मांगूंगी उससे। उसने मुझे नेट कितने देने थे, 10 में से 2 वो दे चुका था, 8 बचे। वो बोल रहे हैं 8,000 मैंने उससे लेने थे। 40 पैसा इन रुपी कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, मतलब 8,000 का 40% दैट इज 3,200 मुझे मिल गया, चेक की फॉर्म में मिला है। और जो कि चेक आपने साथ साथ सेम डे विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब साथ साथ बैंक में भी डिपॉजिट करा दिया तो ठीक है जी, हम भी बैंक को कर देंगे डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। मैं तो बैंक में डिपॉजिट करा चुकी हूँ। अब इसके बाद तो जेड से कुछ नहीं मिलना भाई। 8,000 रुपए का 40% मुझे मिल चुका है, उसके बाद आगे कुछ नहीं मिलना। तो जेड तो मेरा क्रेडिट डेटर अब नहीं रहेगा। जेड अकाउंट 8,000 से मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। अब ध्यान से देखना, जेड को मैंने डेबिट किया था 10,000 से। जब उसने मुझे 2,000 रुपए दिए, मैंने 2,000 से यहाँ क्रेडिट कर दिया, खत्म हो गया। 8,000 से डेबिट बचा था वो, अब मैंने 8,000 से वो क्रेडिट कर दिया, खत्म हो गया। जेड का कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन भैया मेरे पास आया तो सिर्फ 8,000 में से 3,200, ठीक है, 3,200 आया है, बाकी 4,800 मेरे लिए तो लॉस हो गया। 8,000 में से अगर मैं 3,200 माइनस करूंगी तो 4,800 तो मुझे नहीं मिल पाया। जो नहीं मिल पाया मेरे लिए तो क्या हो गया, वो लॉस हो गया। तो वो चला जाएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4,800 टू जेड 8,000 रुपीज़। जेड का किस्सा खत्म। जेड को यहाँ 2,000 से क्रेडिट कर दिया, जेड को यहाँ 8,000 से क्रेडिट कर दिया, और वो डेबिट था मेरा 8-10,000 से। तो हो गया हिसाब किताब पूरा कि 10 से वो डेबिट था, 2 से यहाँ क्रेडिट किया, 8 से यहाँ क्रेडिट किया, खत्म हो गया जेड तो। उसके अलावा मुझे 2,000 उसने यहाँ दिए थे, 3,200 मिल गए, और बाकी का मेरे लिए क्या हो गया, बैड डेट हो गया। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे बेटा। इसके क्वेश्चंस करके देख लेना। इसके बाद बैड डेट रिकवर हम करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बेटा इसी की कंटिन्यूशन में हम देख लेते हैं बैड डेट रिकवर्ड। मैंने आपको वर्ड बताया था बैड डेट, बैड वाले डेट, कि जब वो इंसॉल्वेंट हो गए तो उनसे हमें पैसा नहीं मिल पाया तो वो बैड डेट बन गई। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया है हमारा, जिसको आप नाम दे देते हो बैड डेट्स रिकवर्ड। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, बैड डेट्स रिकवर्ड। अब इसी की कंटिन्यूशन में मैं देखूँ, जेड जिसने मेरे पैसे देने थे, मेरा बैड डेट हो गया था 4,800 से, ठीक है। 4,800 से मेरे को तो लॉस हो गया, मैंने तो उसको लॉस में दिखा दिया, डेबिट कर दिया, बैड डेट अकाउंट में डाल दिया। एक दिन, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी वो जेड उठ कर आया जी, अब मैं अमीर बन गया हूँ, मेरे पास पैसे आ गए हैं। अब पैसे आ गए हैं तो अब मैं आपको पैसे दे दूंगा, जितने देने थे उतने ही देगा ना, जितने वो नहीं दे पाया था उस टाइम पे। कितने नहीं दे पाया था, 4,800। अब वो आता है जी मेरे पास, जी अब मेरे से पैसे ले लो, तो अब वो मुझे पैसे देकर चला गया। तो ठीक
ठीक है जी, पैसे दे दे। मेरे पास तो पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट 4800 वो मुझे देकर चला गया। 4800 देने थे उसने मुझे, बैड डेट जो था वो 4800 से था। उसने बोला मुझे कैश ले लो आप 4800 का। मैंने कहा ठीक है जी 4800 का कैश दे दो। अब मैं किस नाम से करूँगी कि किसने दिया ये कैश मुझे? जेड तो नहीं, जेड तो कब का मेरे अकाउंट्स में क्लोज हो चुका है। जहाँ ये डेबिट हुआ था वहाँ से मैं इसको क्रेडिट भी कर चुकी हूँ। अब जेड ने तो मेरा कुछ देना नहीं जो मैं उसको वापस क्रेडिट करूँगी, या तो कि मुझे जेड से पैसा मिल गया। लेकिन जेड को ना लेकर मैं यहाँ पे लूँगी बैड डेट्स, जो मेरे बैड डेट्स हो गए थे, अब मुझे उनसे पैसा मिल गया। यहाँ पे मैं एंट्री क्या कर दूँगी, कैश अकाउंट डेबिट, और 2 ये पैसा किस नाम का मुझे मिला है, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। मैंने साथ में एक और वर्ड ऐड कर दिया, रिकवर्ड। बैड वाले डेट जो अब रिकवर हो गए हैं, जिनसे मुझे पैसा मिल गया है 4800 रुपीज़, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 4800 रुपीज़। क्लियर हो गया ये बेटा? आगे हम नेक्स्ट जो एंट्री करेंगे वो हम कल करेंगे, अभी नहीं करा रही हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।